Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering branch, and our college is associated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द सीओ ऑफ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। सीओ मीन्स कोर्स आउटकम्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका आउटकम्स क्या है। आउटकम्स मीन्स कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हम अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसका कहाँ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी मटेरियल इंजीनियरिंग की, उसका जो फर्स्ट टोटल ओवरऑल कोर है वो क्या है, आइडेंटिफाई द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब कि जो क्रिस्टल या कोई भी मटेरियल जो भी बना होता है वो किसी न किसी क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है। तो वो कौन सा क्रिस्टल होगा, किस क्रिस्टल से मिलकर के बना होगा। जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है, या आपका एफसीसी होता है, फेस क्यूबिक क्रिस्टल होता है, और बीसीसी होता है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं कि आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब उसको पढ़ने के लिए क्या होता है कि आपको बेसिक मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, जैसे आपकी डक्टिलिटी हो गई, मेलेबिलिटी हो गई, ये सारी क्वालिटीज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ में आती है। एक्चुअली होता क्या है कि हमको जो नेचर से जो भी प्रोडक्ट मिलता है वह एज प्योर फॉर्म में मिलता है, और जब हम एज ए इंजीनियर उसमें उसको यूज करना चाहते हैं या डिजायर्ड क्वालिटी लेकर के आना चाहते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए हमको उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी या हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी उतनी नहीं होती है कि वो अपनी जो हमको एज ए इंजीनियर चाहिए उसको सारे डिजायरनेस को वो फुलफ़िल कर सके। तो उस चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हमको उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स या कुछ ना कुछ अलग कंपोजिशन ऐड करना पड़ता है, या कुछ ना कुछ अलग मटेरियल के कंपोजिशन ऐड करने पड़ते हैं। तो उन्हें आप एलॉय एलिमेंट्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे मटेरियल्स हैं, कौन कौन से मटेरियल्स पे क्या क्या काम होता है, और किस मटेरियल से हमें क्या मिलता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ओवरऑल सीओ की अगर बात करें, कोर्स आउटकम्स की, तो इस यूनिट में हमें जो जो हमने चीज़ें पढ़ी उससे हमको क्या आगे बेनिफिट मिलेगा। आगे इन द सेंस एक्चुअली होता क्या है, बच्चे या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो केवल यूनिट वाइज उसको पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं। और हमको क्या पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो यूनिवर्सिटी का भी लॉ आ चुका है कि आपको कोई भी यूनिट है तो उसके आपको नॉर्म्स पते होने चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसका क्या यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल किस बेस पे क्लासीफाई होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उस पर हम आज डिस्कशन करते हैं इस यूनिट में। तो सबसे पहले क्या होता है, मेटल्स। अगर बात करें तो बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो होता है आपका 4 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ मेटल्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स एंड सिरेमिक्स। अब बात आती है मेटल्स। मेटल्स नेचर ने हमको प्योर फॉर्म में जो दिया वो हमारा, नेचर ने जो भी चीज़ हमको प्योर फॉर्म में दिया वो हमको एज अ मेटल मिला, लेकिन अब डिजायरनेस के हिसाब से उसमें जब चेंज करेंगे तो वो एलॉय कहलाता है। चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको आयरन मिला। अब आयरन को अगर हम यूज करते हैं और कहा जाए कोई ऐसी जगह यूज करिए जहाँ कोरोजन रेजिस्टेंस को वो एज ए कोरोजन रेजिस्टेंस वर्क करे, तो उसमें हमको कुछ ना कुछ ऐसा कार्बन कंटेंट मिलाना पड़ेगा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी मशीनिंग या कुछ ना कुछ ऐसा कंपोजिशन मिलाना पड़ेगा जिससे उस पर कोरोजन ना लगे। तो वो करने के लिए या वो प्रोसेस करने को आप एलॉइंग कहते हैं या एलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो ये होता है मेटल्स एंड एलॉय। अभी आगे बाकी डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स। अब बात आती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं कि जो भी प्लास्टिक को अगर आप टेम्परेचर दें, कोई भी टेम्परेचर दिया गया और वो डिफॉर्म हुआ, और डिफॉर्म होने के बाद जब वो कूल हुआ तो सॉलिडिफाइज हो गया और एक शेप ले लिया। लेकिन अगर हम दोबारा इसको फिर से टेम्परेचर देते हैं तो ये फिर से डिफॉर्मेशन हो सकता है, और एक सॉलिडिफिकेशन के बाद आप रीगेन दूसरा शेप ये कर सकता है। बट थर्मोसेटिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। थर्मोसेटिंग के केस में क्या होता है कि एक बार, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक बार अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया और ये डिफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जब सॉलिडिफाइज हो गया तो ये जो भी शेप पाना था इसने अपने शेप को रीगेन कर लिया, शेप पा गया। जो भी इसको आपने जिस भी डाई या मोल्ड में जिसमें दिया वो अपना शेप को इसने अचीव करा। लेकिन अगर आपने दूसरा फिर से इसको सेकेंड
सर्टेन टाइम पे टेम्परेचर दिया और आप चाह रहे हो कि ये फिर से दूसरा शेप को रीगेन कर ले, तो ये नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसमें जो होता है चेन बॉन्डिंग होती है। चेन बॉन्डिंग क्या होता है वो अभी आगे हम आपको समझाते हैं। अब बात आती है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये भी थर्ड फॉर्म होता है पॉलीमर्स का। इसमें क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग इन द सेंस कोई भी दो पॉलीमर्स हैं उनको ऐड करने के लिए आप केमिकल्स का यूज करते हैं, इपॉक्सी का यूज करते हैं, रेजिन का यूज करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपका इलास्टोमर्स में आता है। फिर बात आती है मेटल क्या होता है। अब मेटल इज अ मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, साइनी, malleable, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विथ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब मेटल वो चीज़ होती है जो कि हार्ड हो, चमक हो, उसमें साइनिंग हो। मेलेबल, मेलेबल मतलब अगर आप उसमें मशीनिंग ऑपरेशन करें या हैमरिंग करें तो वो एक सीट के फॉर्म में डिफॉर्मेशन हो सके। फ्यूजिबल होना चाहिए। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल में क्या होता है कि अगर आप उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएं तो वो एक वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए, तो वो उसे डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल्स हमेशा ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो इसमें दिया गया जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड एलॉय सच एज स्टील। और एलॉय जो होती है वो स्टील। एक्चुअली एलॉय क्या चीज़ होता है? स्टील एलॉय होता क्या है कि जो भी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हमें आपने देखा होगा जैसे आज की डेट में यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो स्टील के होते हैं। आप ऐसा नहीं कि आयरन के उसमें कोई भी चीज़ एज अ कुकिंग यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोरोजन लग जाएगा। तो आपने कुछ अलग कंपोनेंट मिलाया, जैसे आयरन में आपने कार्बन कंटेंट मिलाया, तो मिलाते मिलाते जब वो 2% से ऊपर पहुंच गया या विद इन 2% के नीचे रहा तो वो एज ए स्टील वर्क करा। तो वो स्टील को अब कहाँ यूज करते हैं? लाइट इन वेट के लिए यूज करते हैं आप, या आप टूल्स एज ए टूल्स यूज करते हैं, या आप एज अ वेपन्स यूज करते हैं। तो ये होते हैं एलॉइंग एलिमेंट्स। तो मटेरियल क्या हुआ? अब इसमें एक टर्म और लिखा हुआ है कि गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी का गुड होना मीन्स कि वो सबस्टेंस जो अलाउ कर दें या परमिशन कर दें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जी इजिली। The substance which allow or permitted the flow of electrical and thermal energy very easily is known as the good conductor of thermal conductivity और electrical conductivity. For example, अगर आप इसकी बात करते हैं जैसे आप गोल्ड हो गया या आयरन हो गया, इनमें सब में बहुत आसानी से आप थर्मल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट वन अगर आप वुड की बात करें तो वुड को अगर आप हीट देते हैं तो आप देखिए एक कोना जहाँ पर आप हीट दे रहे हैं, जिस कॉर्नर पे हीट दे रहे हैं बस वहीं पे टेम्परेचर फ्लो होता है, बाकी दूसरे पे फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड टेम्परेचर होता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड में करते हैं, आयरन में करते हैं, तो इधर किसी एक कॉर्नर पे करेंगे तो दूसरी तरफ भी वो फ्लो होता है और जल्दी फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो ये मेटल्स होते हैं। अब बात आती है एलॉय। व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय हमने आपको पहले भी बताया कि एलॉय क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, या दो से ज़्यादा चीज़ें भी मिलकर के अगर कंपोजिशन होता है, मोर देन 1 or 2 or 3 आइटम्स इज नोन एज अ एलॉय। एंड एलॉय इज अ मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 2 or more मेटल्स और अ मेटल्स और नॉन मेटल, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, ये सब आपस में मिल करके अगर कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं तो उन्हें एलॉय कहा जाता है। ज़रूरत क्यों पड़ती है एलॉय की? एलॉय की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको बियरिंग्स बनाना है, अब बियरिंग को हार्ड भी होना चाहिए, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक मटेरियल का अगर आप सेलेक्ट करके बनाएंगे तो हो सकता है उसमें हार्डनेस तो हो लेकिन शॉक एब्जॉर्बिंग या सेल्फ लुब्रिकेटिंग की क्वालिटीज़ ना हो। जैसे कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, तो उनमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग, ग्रे कास्ट आयरन है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग की क्वालिटी होती है। तो जो सेल्फ लुब्रिकेशन की क्वालिटी होती है उसके कारण क्या होता है, वो हेल्प कर देता है वो डिजायरनेस प्रॉपर्टीज एज ए इंजीनियर को जहाँ पर यूज करना होता है वो उसको पाने के लिए। अब बात आती है कि एलॉय बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एलॉय में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका बेस मेटल और एक होता है आपका एलॉइंग एलिमेंट्स। हमेशा बेस मेटल जो होता है वो नियर अबाउट 80% आप लेते हैं कंपेरिजन टू एलॉइंग एलिमेंट्स। बेस मेटल हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम एलॉय अगर बोला गया, अब एल्युमिनियम को किसी भी चीज़ से आप उसमें कोई भी कंपोजिशन कर रहे हैं तो कोई भी मटेरियल अगर आप उसमें मिला रहे हैं तो एल्युमिनियम का जो पार्ट होगा वो अप्रॉक्सीमेट 80% के आसपास होना चाहिए और जो अदर मटेरियल है वो 20% के आसपास होगा, तो वो एल्युमिनियम एलॉय कहलाएगा। अब जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं रेड कलर का दिखाया जा रहा है इसमें, तो ये क्या है आपका प्योर मेटल है, इसमें कोई भी एलॉय
नहीं मिला हुआ है या कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं मिले हुए हैं, तो ये प्योर मेटल है। अब ये जो ब्लू कलर का शो अप हो रहा है 1 by 1, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई ऐसा मेटल मिला दिया गया है, कोई ना कोई ऐसा मेटल्स मिलाया गया है या उसका कंपोजिशन करा गया है जिससे कि डिजायरनेस प्रॉपर्टी को अचीव कर सके एक इंजीनियर। तो ये आपका एलॉइंग एलिमेंट्स कहलाता है। अब और भी अगर आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन में क्या है, कंपोजिशन ऑफ सेवरल मेटल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ सब जगह बराबर नहीं है, तो हर जगह अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए आप एलॉइंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। लाइट इन वेट चाहिए होगा, एल्युमिनियम का एलॉय होगा क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एडअप करना पड़ता है 1 by 1 फॉर एलॉइंग एलिमेंट, डिजायरनेस ऑफ ऑन द डिपेंड ऑफ डिजायरनेस ऑफ एन इंजीनियर और रिसर्चर। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली मेटल्स एंड एलॉय आर फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस। दो टाइप में डिवाइड हुआ, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस। अगर आप मटेरियल्स की बात करें या मेटल्स की बात करें तो दो ही पार्ट में वो डिवाइड होता है, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस। अब फेरस में क्या होता है, फेरस उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें आयरन की क्वालिटीज़ या आयरन कंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें फेरस बोलते हैं। और नॉन फेरस किसे बोलते हैं, जिसमें आयरन के कंटेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरस के दो पार्ट डिवाइड हुए, स्टील एंड कास्ट आयरन। अब स्टील जो होती है प्लेन कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। स्टील हमने आपको अभी बताया भी था। स्टील में क्या होता है कि जब आप आयरन में आप कार्बन कंटेंट मिलाते चले जाते हैं, थोड़ा सा मिलाया, कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई, क्योंकि आयरन हमको प्योर फॉर्म में मिला, अब उसमें फिर और कार्बन मिलाया, प्रॉपर्टी चेंज हुई। आयरन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटाइज करने की। अब मैग्नेट अगर होता है तो वो उससे मैग्नेटाइज होकर के चिपकता है। लेकिन अगर आप उसकी ये क्वालिटी नहीं चाहते हैं, अब आप मान लो यूटेंसिल्स है, अब आप उसमें स्पून रखे तो वो उसी में स्टिक हो गया, निकल ही नहीं पा रहा है, तो उस क्वालिटी को डिफर करने के लिए आपने क्या करा, स्टील का बनाया यूटेंसिल। अब स्टील का बनाने के लिए क्या करना होगा, कंपोजिशन मिलाना होगा। तो उस कंपोजिशन को जो जो चीज़ें आप मिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन आपने 2% तक मिलाया, तो जब कार्बन 0.01 से 2% तक हो जाता है तो वो आपका स्टील कहलाता है। अब स्टील में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जो प्योर आयरन में होती थी। क्यों चेंज करा गया, डिजायरनेस के अकॉर्डिंग, लाइट इन वेट करना था, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसने उसको चेंज करा। एलॉय स्टील मतलब इसमें और भी कंपोजिशन मिलाए गए। अब बात आती है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, जब 2% से ज़्यादा आप उसमें कार्बन कंटेंट मिला देते हैं प्योर आयरन में। ओर से जब हमने रिफाइनरी या ओर के थ्रू जब हमने आयरन मिला, वो प्योर फॉर्म में था, अब उसमें हमने कार्बन कंटेंट मिलाए, जब तक अप टू 2% मिलाया तो स्टील मिल गया। अब उसके ऊपर जब मिला रहे हैं तो हमको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कार्बन परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे उसमें कास्ट आयरन इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, तो आपको कास्ट आयरन मिला। अब ये जो जितने भी प्रोसेस लिखे हैं कि टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, जैसे वाइट कास्ट आयरन होता है, मेलेबल कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है, एसजी कास्ट आयरन होता है और चिल्ड कास्ट आयरन होता है। एक्चुअली ये जो कास्ट आयरन मिलते हैं आपको, कास्ट आयरन बेसिकली फॉर्म होता है या यूज करा जाता है टिपिकल या कॉम्प्लेक्स जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको कास्टेबिलिटी के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा डिज़ाइन मिला जो कि बनाना या मशीनिंग करने में बड़ा टाइम लगेगा, टूल्स लगेंगे, तो आपने सोचा अगर हम इसकी कास्टिंग कर लें। कास्टिंग मीन्स क्या होता है, आपने टेम्परेचर दिया, वो डिफॉर्म हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ, और उसके बाद जो भी मटेरियल आपने डाई लिया उसके बाद उसमें उसको पोर करा और सॉलिडिफाइज होने के लिए उसको छोड़ दिया। अब जब सॉलिडिफाइज होने के लिए छोड़ते हैं तो वो प्रॉपर शेप ले लेता है सॉलिडिफाइज होने के बाद, जो आपका कॉम्प्लेक्स शेप था। तो इसमें टाइम भी कम लगा, मशीनिंग ऑपरेशन भी कम लगा, मैन पावर भी कम लगा और इजली हो गया। और कास्ट आयरन की एक और प्रॉपर्टी होती है डैम्पिंग इफेक्ट को, ये शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करता है, डैम्पिंग इफेक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है जो भी डैम्प्स आते हैं। तो इसका आप जैसे लेथ हो गया या मशीनरी जितनी भी होती हैं उनके जो बेड बनते हैं वो कास्ट आयरन के बनते हैं। और एक क्वालिटी क्या होती है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन। अब ये जो बात कर रहे थे कि वाइट कास्ट आयरन कैसे मिला, मेलेबल कैसे मिला, ग्रे और एसजी और चिल्ड। एक्चुअली जब आप इस कास्ट आयरन को सॉलिडिफाइज करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो जो कूलिंग का रेट होता है, जैसे मान लीजिए खूब जल्दी जल्दी कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें वाइट कास्ट आयरन मिला, धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसमें चिल्ड कास्ट आयरन मिला। तो जो ये डिपेंड करता है, ये जितने टाइप्स के ऑफ कास्ट आयरन हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द कूलिंग रेट ऑफ कास्ट आयरन। आप जिस हिसाब से कूल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कूल करते हैं तो कार्बन कंटेंट अगर फ्लेक्स के फॉर्म में मिलता है तो वो वाइट कास्ट आयरन कहलाता है। फ्लेक्स मतलब आप अगर समझना चाहें तो जो टोबैको होती है,
सिगरेट के अंदर उस उतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बिल्कुल पतले पतले। तो वो आपकी बुक में भी ऐसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो वो फ्लेक्स के फॉर्म में जब भी मिलता है, तो वाइट जब आप सॉलिडिफाइज करते हैं तो वो कंटेंट कलर चेंज करते हुए वाइट कंटेंट में चेंज हो जाता है, वो वाइट कलर एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसे वाइट कास्ट आयरन कहा जाता है। इसी तरह ग्रे में क्या होता है, आपको इसमें जब आप धीरे धीरे कूलिंग करते हैं तो इस केस में क्या होता है, आपका ग्रे कलर एब्जॉर्व होता है, ग्रे कलर आता है, उसे ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। ग्रे कास्ट आयरन की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये मटेरियल एज ए सेल्फ लुब्रिकेंट वर्क करता है। सेल्फ लुब्रिकेंट कैसे वर्क करता है, जो इसके ग्रेन होते हैं या ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो है लुब्रिकेशन की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। उसके जो बबल्स होते हैं, ये जो बॉल्स होते हैं ग्रेन के, वो आपस में जब रोटेट होते हैं तो वो सेल्फ लुब्रिकेंट हो जाते हैं। तो जो भी बेड बनाया जाता है लेथ मशीन का या सेपर का, तो इन ये सारे आपके सेल्फ लुब्रिकेटन होते हैं, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज होती है। जब बार बार अप एंड डाउन करते हैं, मूव होता है लेफ़्ट टू राइट, तो उसके कारण क्या होता है, एक लुब्रिकेशन अपने आप जनरेट हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस रिपीटेटिंग होती है तो उसमें आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बार बार टाइम कंज्यूम होगा और हो सकता है वो मटेरियल से केमिकली रिएक्ट करके आपका मटेरियल ख़राब कर ले। तो उस केस में आप ग्रे कास्ट आयरन यूज करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि वो सेल्फ लुब्रिकेट खुद ही हो जाता है। तो ये होता है, ये हमने जो भी बात करी ये पूरी बात हुई फेरस मटेरियल की जिसमें आयरन कंटेंट अवेलेबल थे। अब आते हैं नॉन फेरस मटेरियल में। नॉन फेरस में क्या होता है कि आपके आयरन कंटेंट, जैसा नाम ही से आप जान रहे हो, उसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा। अब नॉन फेरस में क्या होता है, कॉपर एलॉयज एंड एल्युमिनियम एलॉयज। अब कॉपर एलॉयज, एल्युमिनियम एलॉयज या निकेल एलॉयज। अब कॉपर एलॉय का अगर नाम लिया गया, इसका मतलब बेस मेटल में, जब हमने आपको पहले भी अभी बताया कि बेस मेटल 80% होगा और एलॉइंग एलिमेंट्स 20% के आसपास होगा। तो अगर कॉपर एलॉय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉपर का कंटेंट 80% होगा, या कॉपर की प्रॉपर्टीज़ हमको एज ए इंजीनियर वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम कॉपर एलॉय लिए। अगर निकिल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग कहीं पर हमको काम है या एज ए इंजीनियर यूज करना है तो आपने निकेल एलॉयज लिया। एल्युमिनियम लाइट इन वेट होता है, अगर आपको एल्युमिनियम की ज़रूरत है तो आपने एल्युमिनियम एलॉयज लिया। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी एलॉय लोगे, उसका बेस मटेरियल हमेशा 80% होगा और दूसरा मटेरियल आपका 20% के आसपास होगा। तो ये है आपका कॉपर एलॉय, निकेल एलॉय और एल्युमिनियम एलॉय। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है, फेरस। फेरस मीन्स आयरन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। आयरन आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसमें, फेरस मटेरियल में। नॉन फेरस, अदर देन आयरन इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। आयरन के अलावा कोई भी चीज़ होगी वो नॉन फेरस में आ जाएगी। उसके बाद आता है स्टील, जो अभी आपको पहले भी बताए थे, और ये बहुत अच्छा आपको और समझ में आएगा जब हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझाएंगे या आपको आयरन कार्बन डायग्राम बताएंगे, तो उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे इसमें लिखा है, स्टील इज इक्वल टू कार्बन लेस देन 2%। मतलब अगर कार्बन कंटेंट, स्टील अगर हमको पाना है तो कार्बन कंटेंट आयरन में 2% से कम जब तक मिलाएंगे या 2% तक आपको स्टील मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा है कास्ट आयरन, कार्बन मोर देन 2%। अगर आप कार्बन कंटेंट 2% से ज़्यादा मिलाते हैं तब आपको कास्ट आयरन मिलता है। अब कॉपर सीयू, जो आपको अभी बताए, कॉपर सीयू एलॉय है, सीयू मतलब कॉपर इज मेन कंटेंट होगा उसमें। एल्युमिनियम एलॉय में एल्युमिनियम इज मेन कंटेंट होगा और निकेल एलॉय में निकेल इज मेन कंटेंट होगा। जो भी एलॉय चाहिए डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग, इंजीनियर इस पे, एक्चुअली इंजीनियर अगर देखा जाए तो 100% सक्सेसफुल इस मटेरियल इंजीनियरिंग में ही हो पाया है। क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग वो उसको जो क्वालिटी चाहिए उसने कंपोजिशन करा और मिल गया। इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको मटेरियल इंजीनियरिंग की में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके बेसिक क्वालिटीज़ या बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होगा, तभी तो आप एग्जैक्ट अमाउंट में कंपोजिशन कर पाओगे, या जहाँ पर जो चीज़ बनाना है, कहाँ पर क्या इसका डिजाइननेस है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आज की डेट में रिसर्च भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें आपको आगे बताएंगे एपॉक्सी क्या होता है या पॉलीमर्स क्या होते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब जैसे ये पॉलीमर की बात करते हैं, पॉली के का मतलब ही होता है मोर या ज़्यादा। पॉली मीन्स मैनी, द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मेरस मीन्स यूनिट। मतलब कि छोटी छोटी यूनिट को अगर मिला दिया जाए तो एक पॉलीमर तैयार होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर आपका ये मोनोमर्स है, अलग अलग हैं तो इन्हें मोनो बोला गया। एक आपका एक पॉलीमर, ये अलग 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 मॉलिक्यूल हैं तो इनको मोनोमर्स बोला गया। अब पॉलीमराइज्म क्यों बोला गया? अब ये एक चेन इससे आपका ऐड होता चला गया तो ये आपका पॉलीमर का कहलाया। ठीक है।
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसॉफ्टनिंग, थर्मोप्लास्टिक को ही थर्मोसॉफ्टनिंग भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोबारा अगर हम करेंगे तो ये सॉफ्टन की प्रॉपर्टीज़ गेन कर लेगा। अ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक इज अ प्लास्टिक मटेरियल और पॉलीमर दैट बिकम्स पाइलेबल और मोल्डेबल, मोल्ड हो सकता है, आसानी से चेंज हो सकता है एबव द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग, और जब आप कूल करते हैं तो वो सॉलिडिफाइज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर दिए उसमें चेंज हुआ और सॉलिडिफाइज हो गया, अपना शेप मिल गया। अब अगर फिर से टेम्परेचर दिए, उसने फिर से डिफॉर्मेशन लिया और उसके बाद सॉलिडिफाइज करा, फिर से रीगेन करा दूसरा शेप। वही लिखा हुआ है कि थर्मोप्लास्टिक्स में बी रीसेप्ड बाय हीटिंग टेम्परेचर और सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग, या तो रीहीट कर सकते हैं टेम्परेचर देने पे या सॉलिडिफाइज आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, जैसे आपका किड्स के जो भी खिलौने होते हैं, बैलून होता है या आपका जो भी इसमें बॉल्स दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका एक बार आपने इसको रिमोल्ड करा, उसके बाद फिर से रिमोल्ड करा जा सकता है। अब आपके मोबाइल्स का भी एग्जांपल दिया है, इसके कवर्स होते हैं, अपर बॉडीज़ होती हैं, ये आपका दोबारा रीगेन शेप आसानी से कर सकता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स में आता है। अब बात आती है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में और थर्मोप्लास्टिक में यही अंतर होता है कि यहाँ पर एक चेन बन जाती है जो कि वो वापस रीगेन सॉलिडिफाइज करने के टाइम पे वापस शेप को रीगेन नहीं करने देता है। वही चीज़ इसमें है, अभी आगे डायग्राम में भी दिखाएंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैव देयर चेन क्रॉस लिंक बाई कोवैलेंट बॉन्ड। चेन क्रॉस लिंक बना लेता है बाई कोवैलेंट बॉन्ड, आपस में जो भी बॉन्डिंग होती है उसमें चेन क्रॉस लिंक बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लिंक उसको वापस शेप में आने में नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिजायर्ड शेप आप नहीं पा सकते हैं बार बार। तो वही लिखा हुआ है कि द स्टार्टिंग मटेरियल्स आर प्लेस्ड इनटू अ मोल्ड टू फॉर्म अ डिजायर्ड शेप। आपने क्या करा, एक मोल्ड में स्टार्टिंग मटेरियल डाला, पोर करा और डिजायर्ड शेप पाया। उसके बाद क्या हुआ, द पॉलीमर इज देन हीटेड। अब क्या हुआ, दोबारा उसे हीट करा गया एंड केमिकल रिएक्शन अकर्स टू फॉर्म अ क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन। अब जब दोबारा आपने हीट करा तो उसमें क्रॉस लिंक बन गई, एक चेन बन गया, जिसके कारण वो वापस उसको अपनी डायमेंशन में आने नहीं देता। द रिजल्टिंग 3 डायमेंशनल इज सोन एज अ कैन नॉट देन बी चेंज, जिसके कारण 3 डायमेंशनल में वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। ये जैसा डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आप देखिए ये आपका पॉलीमर्स है पूरा। अब ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। इसमें क्या है, जो ये रेड लाइन शो कर रही हैं 1 बाई 1, ये जो रेड लाइन शो कर रही हैं, ये क्या है, एक लिंक बना ले रहा है। जब आप टेम्परेचर इसको देते हैं तो ये आपका एक्सपेंड हुआ, अब उसके बाद सॉलिडिफाइज हो गया। अब सॉलिडिफाइज होने के बाद जब आपने इसको दोबारा टेम्परेचर दिया तो ये दोबारा सॉलिडिफाइज या दोबारा रीगेन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो आपके लिंक्स बने हैं ये इसको रोकते हैं, स्टिक कर देते हैं अपने रीगेन करने में शेप को। तो ये लिंक जो चेन फॉर्मेशन होता है, यही थर्मोसेटिंग का थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जिसके कारण वो दोबारा अपने पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है। तो ये आपका थर्मोसेटिंग्स कहलाता है। अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमको बार बार चेंजेस नहीं करना होता है। जैसे इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन क्या होता है, एक कोटिंग होती है मटेरियल के ऊपर, आपने कोट कर दिया। अब कोट करने के बाद मटेरियल आप कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल एस्पेक्ट या आपका टेम्परेचर आ रहा है या मशीनरिंग के कारण कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है या डैम्पिंग इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके कारण वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने इपॉक्सी रेजिन लगा दिया है और वो इपॉक्सी रेजिन थर्मोसेटिंग की तरह वर्क करता है और एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल्स के तरह भी वर्क करता है। इसी तरह फेनोलिक रेजिन क्या होता है, वो टूल हैंडल, जैसे आपका टूल होता है उसके ऊपर जो हैंडल होता है उसमें आपने इसको रेजिन से इसको सेट कर दिया, तो क्या होता है, जल्दी नहीं निकलता है टूल, चाहे जितना भी इम्पैक्ट आए वो अपनी जगह से नहीं डिसलोकेट होता है। क्यों नहीं डिसलोकेट होता है? क्योंकि वो जो आपने इसमें कोटिंग करी या जो भी रेजिन लगाया वो एक बार सेट हो गया, तो दोबारा उसमें जब टेम्परेचर आएगा तो अलग नहीं होगा, अपना कोई भी और इम्पैक्ट आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जिस शेप में चाहिए वो आपको परमानेंट शेप मिला। जैसे बिलियर्ड्स बॉल, ये जो है, जो एक बार अगर बन गई तो दोबारा आप अगर चाहो कि उसी मटेरियल को फिर से पिघला करके फिर से डिफॉर्म करके बना लो तो नहीं बनेगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स रेजिन
भी एक एग्जांपल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट फाइबर ग्लास, जैसे आप अगर आप एग्जांपल लें कि कहीं पर रीइंफोर्समेंट फाइबर ग्लास की ज़रूरत है, जो बहुत इम्पैक्ट, अगर एयर का इम्पैक्ट आ रहा है तो डिफॉर्म नहीं हो पा रहा है अपनी जगह से, तो उस जगह पे आप क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर का यूज करते हैं। रेजिन होता है ये, जो कि ग्लास में लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इम्पैक्ट आता है तो अपनी पोजीशन को वो रिटेन करे हुए होता है और चेंज नहीं करता है, तो वो लंबे समय तक प्रॉपर्टीज़ उसकी मेंटेन रहती है और वो आगे समय तक चलता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं पॉलीमर्स के, और ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। अब बात आती है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में क्या होता है कि जो भी जैसे पॉलीमर में मोनोमर वन सिंगल मोनोमर मिल करके आपने चेन बॉन्डिंग करी, पॉलीमर बन गया। लेकिन यहाँ इलास्टोमर में क्या होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। उसके बाद जब भी केमिकल्स यूज करने के बाद जो भी शेप आता है या जो भी रिगेन करता है स्ट्रक्चर को, वो आप इलास्टोमर कहलाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इलास्टोमर्स मटेरियल आर दोज मटेरियल दैट आर मेड ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स से ही बना होते हैं, दैट आर जॉइंड बाई केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन उसको ज्वाइन करते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। एक्वायर्ड द फाइनल स्लाइटली क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, और बाद में क्या होता है, जब आप इसको बॉन्डिंग के थ्रू ऐड करते हैं तो इसमें उस बॉन्ड में भी वही क्वालिटी या वही प्रॉपर्टीज होती है जो क्रॉस लिंक को अचीव कर लेता है, जिसके कारण डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ये आपको फर्दर डायग्राम में ये शेप दिखाया जा रहा है, ये आपको समझाया जा रहा है कि ये जो भी कॉस्ट्यूम बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है, या व्हील का जो भी फॉर्मेशन हुआ है, तो ये क्या होता है, लंबे समय तक अगर आपको इसको चलाना है तो उस केस में आप केमिकल बॉन्डिंग करते हैं और इन्हें आप इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी मटेरियल अगर आप ऐसा यूज करते हैं जिसमें क्रॉसलिंक बन जाएगा, तो आपको पता हो जाएगा उसकी लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और एक बार बना तो दोबारा आप उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी इलास्टोमर्स की। फिर आता है नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर क्या होता है, वो रबर जो हमको डायरेक्ट देखा जाए नेचर से मिलता है। अब बेसिकली क्या होता है, इसमें जो लिखा हुआ है नेचुरल रबर क्या है, ये भी देखिए मटेरियल इंजीनियरिंग में जितने भी आपके मटेरियल्स हैं उसमें जो जो भी सब डिवीज़न है वो हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जैसे आपका नेचुरल रबर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गैस्किट एंड शू हील्स। अब जो भी गैस्किट क्या होती है, गैस्किट जैसे आपने अगर स्टीम पाइपलाइन है, अब स्टीम पाइपलाइन काफ़ी लंबी है, अब उसमें बीच में आपके फ्लंज लगे हुए हैं। फ्लंज मतलब दो पाइप को आपस में जोड़ना है, तो अब जोड़ने के लिए आपने क्या करा, फ्लंज बनाया, फ्लंज में आपने नट बोल्ट लगाया और जोड़ दिया। तो उस केस में जब आप जोड़ेंगे तो स्टीम कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, एज ए सीलिंग प्रोवाइड करते हैं, गैस्किट यूज करते हैं। अब गैस्किट ऐसी होनी चाहिए जो खुद ही ना पिघले, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अलग मटेरियल मिलाना पड़ेगा जिससे उसकी वो स्ट्रेंथ आ जाए, वो क्वालिटी आ जाए कि वो टेम्परेचर को बियर कर सके, तो उसे आप गैस्किट कहते हैं। शू हील्स, जो आपको पता है कि आपके जो शूज़ में जो हील्स होते हैं वो आपके नेचुरल रबर्स से मिलकर के बने होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे या उसकी स्ट्रेंथ नहीं देंगे तो आपका शू बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा। तो वो ये सारी स्ट्रेंथ कब दे पाओगे, जब आपको मटेरियल का नॉलेज होगा, जब आपको ये पता होगा कौन मटेरियल थर्मोसेटिंग है तो कौन थर्मोप्लास्टिक के अरेंजमेंट लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नेचुरल रबर में आता है। अब पॉलीयूरेथेन्स एक टर्म होता है इसका। पॉलीयूरेथेन क्या होता है, आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलास्टिक क्लॉथिंग सच एज लैक्रा, ऑल्सो यूज फॉर फोम और व्हील्स। अब पॉलीयूरेथेन कहाँ पे यूज करा गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, एज ए क्लॉथ बनाने में। क्लॉथ में अब पॉलीयूरेथेन जैसे लाइक्रा के कपड़े बनते हैं, या फोम जो भी बनता है, या व्हील्स जो भी बनते हैं, तो वो पॉलीयूरेथेन से बनते हैं, ठीक है। फिर पॉली ब्यूटाडीन की बात करें तो इलास्टोमर्स मटेरियल ये भी होता है यूज्ड ऑन व्हील्स एंड टायर्स व्हीकल। टायर के व्हीकल्स में, जो व्हीकल का टायर होता है उसके पहियों में इसका यूज करा जाता है। ये क्या करता है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, आपका वियरिंग एंड टीयरिंग नहीं होता है, जिससे टायर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके बाद नियोप्रेन होता है। मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्राइमरली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेट सूट, मतलब जो गीले सूट्स होते हैं, इज ऑल्सो यूज फॉर वायर इंसुलेशन या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। अब वायर इंसुलेशन के लिए भी आपको जो वायर होते हैं वो आपका
कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसको इंसुलेट करना पड़ेगा, जैसे आपको शॉक ना लगे या इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो उसके लिए आप वायर इंसुलेशन का यूज करते हैं, तो वो पॉलीब्यूटाडीन का बना होता है। और इस इंडस्ट्रियल बेल्ट की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे वी बेल्ट होता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए एक मोटर से आपको दूसरे एक इंजन से आपको दूसरे किसी भी कंपोनेंट में पावर को ट्रांसमिट करना है, तो आपने देखा होगा फाइन बेल्ट लगता है, तो वो बेल्ट अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो जल्दी टूट जाएगा, तो उसको आप इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कहते हैं। इसी तरह सिलिकॉन का यूज होता है जो कि लुब्रिकेंट के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक मटेरियल्स थे जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको अभी बताया कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं और उसका इंजीनियरिंग में क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, थैंक्स फॉर दैट।